Hello everybody, so welcome to Learning Biome. This is Vidisha Joshi and today we are going to start our second chapter of biology, that is biological classification. So ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि अभी क्लास 11th में है एंड ऑल्सो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर नीट एग्जाम. सो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एक एक पार्ट कवर करेंगे. सो आप साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए बिकॉज दीज आर माई सेल्फ मेड नोट्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंस द डॉन ऑफ आवर सिविलाइजेशन ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते रहे जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन होता रहा, बट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेसिस पे नहीं कर पाया. तो इसलिए एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स और एनिमल्स का. ठीक है, साइंटिफिक बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया. सो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी. तो जूलॉजी, एज यू ऑल नो दैट जूलॉजी क्या है? जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स और द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम. ओके, सो प्लांट्स और एनिमल्स का जब इन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया तो वो कैसे किया? प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में. ठीक है, अब इन्होंने देखा मीन्स इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस. इन्होंने जैसे भी प्लांट्स को देखा उनके आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को ऐसे क्लासीफाई कर दिया कि हाँ ये लार्ज वुडी ट्रीज, लार्ज वुडी फॉर्म में है तो ये ट्रीज होंगे. श्रब्स उन्होंने देखा कि ये कुछ बुश फॉर्म में है और वुडी है लेकिन बुश फॉर्म में है तो उन्होंने उसे मतलब उनकी आउटर अपीयरेंस को देखते हुए उसे श्रब्स कह दिया. ठीक है, इसी तरह इन्होंने देखा कि जो सॉफ्ट ग्रीन और शॉर्ट प्लांट्स हैं, ठीक है, उन्हें इन्होंने हर्ब्स में क्लासिफाई कर दिया. तो इसलिए इन्होंने प्लांट्स को तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया यानी कि आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे. और अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स में इन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया. द फर्स्ट वन वर रेड ब्लडेड एनिमल्स एंड द सेकेंड वर नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स. तो रेड ब्लडेड एनिमल्स जो थे उन्हें कहा गया इनेमा एंड नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स वर एनिमा. ठीक है, अब जो रेड ब्लडेड एनिमल्स थे इन्हें ये वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया और नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया. अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन प्रेजेंट होती है, जिनमें एक तरह से बैकबोन होती है और उनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में ये सभी ऑर्गन्स या फिर ये सभी पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग टू कार्लस लिनियस. अब एरिस्टोटल के बाद कौन आए? एरिस्टोटल के बाद आए कार्लस लिनियस. सो कार्लस लिनियस हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. तो टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज अ ब्रॉड टर्म, एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है. किसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है? डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज में, डिफरेंट टेक्सॉन्स में. ठीक है, सो कार्लस लिनियस जो कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, इन्होंने उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. और वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने कैसे दिया? टू किंगडम में इन्होंने दो किंगडम्स को क्लासिफाई किया. वन इज किंगडम प्लांटे एंड अनदर वन इज किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, बट ये क्लासिफिकेशन भी इतना इफेक्टिव नहीं रह पाया. क्यों नहीं रह पाया? ऑल्दो प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम्स जो हैं वो आगे जो क्लासिफिकेशन हुए हैं उनमें ये इंक्लूडेड है, लेकिन बिकॉज इसमें सिर्फ टू ही किंगडम क्लासिफाई हुए थे तो इसकी वजह से ये किंगडम ये नहीं बता पाया कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है. सो ये किंगडम, ये मीन्स ये क्लासिफिकेशन ये बात डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए या फिर इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो इनके बाद अब जब ये एक नीड फेल्ट हुई कि हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे नहीं करना चाहिए या फिर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, मीन्स हमें ब्रॉड वे में, ठीक है, हमें क्लासिफिकेशन जो करना चाहिए वो एकदम ब्रॉड वे में करना चाहिए. जैसे कि जो आए आपके थर्ड में आए आपके आर एच विटेकर. सो
अब आते हैं आपके आर.एच. व्हिटेकर। सो आर.एच. व्हिटेकर एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। और वो 5 किंगडम्स क्या क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सो उन्होंने इन 5 किंगडम्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? व्हाट वाज द क्राइटेरिया और व्हाट वाज द एस्पेक्ट्स? सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने देखा सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है उन ऑर्गेनिजम्स का, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अब ये जो थैलस वर्ड है, थैलस इज एक्चुअली अ प्लांट बॉडी, ठीक है। थैलस हम प्लांट बॉडी को ही कहते हैं, लेकिन थैलस वर्ड जो होता है ये मेनली यूज होता है आपका एल्गी एंड फंगी के प्लांट बॉडी के लिए, बिकॉज थैलस एक ऐसी प्लांट बॉडी होती है जिसमें रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो और किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, किस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं, ठीक है, किस तरह से अपना न्यूट्रिशन ये लेते हैं, और व्हाट इज देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस बेसिस पे ये रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कैसी हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब हुआ कि उनकी फाइलोजेनेटिक को हम इवोल्यूशनरी के नेम से भी जानते हैं, यानी कि इवोल्यूशन होते होते जो उनमें चेंजेस आए हैं तो उनकी क्या रिलेशनशिप रही है अपने एंसेस्टर्स से, कितनी सिमिलैरिटीज रही हैं, कितनी डिससिमिलैरिटीज रही हैं। तो उस बेसिस पे इन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया। सो बिफोर वी टेक द ओवरव्यू ऑफ दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहले हम ये जानेंगे कि इस क्लासिफिकेशन के आने से पहले जो भी क्लासिफिकेशन पहले आए उसमें और इनमें क्या चेंजेस हैं या फिर क्या डिफरेंसेस आए हैं। पहले जो क्लासिफिकेशन होता था उसमें क्या होता था कि जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, मॉसेस है, फर्न्स है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को किसमें इंक्लूड कर दिया गया था? किंगडम प्लांटी में, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं किंगडम प्लांटी में इंक्लूड कर दिया, क्यों? क्योंकि ये सभी ना, इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट थी। लेकिन इससे क्या होता था कि आप कुछ कैरेक्टर्स सेम होने से इनका क्या है कि बाकी सारे कैरेक्टर्स तो इनमें डिफरेंट थे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ यहाँ पर प्लेस हो गए, ठीक है, और भी जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ प्लेस हो गए इसमें। तो इससे जो है क्लासिफिकेशन जो है सिर्फ एक बेसिस, एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाद में वो सब फिर चेंज करा गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लैमाइडोमोनास और कॉलेरा है, अभी ये प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले क्या था कि क्लैमाइडोमोनास और कॉलेरा को प्रेजेंट ये इंक्लूड किया गया था प्लांटी में, क्योंकि इनमें जो सेल वॉल थी वो प्रेजेंट थी, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें पहले प्लांटी में इंक्लूड किया गया था। इसी तरह पैरामीशियम और अमीबा को पहले किसमें इंक्लूड किया हुआ था? एनिमेलिया किंगडम में प्लेस किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट थी। लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स तो डिफरेंट थे, तो इसलिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ओवर द टाइम उसको क्या किया गया? इवॉल्व किया गया। और अब क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या फिर रिप्रोडक्टिव बेसिस पे ही नहीं, अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन होने लगा, और हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था अब वो चेंज हो गया। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किन्होंने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये प्रोवाइड किया था, जिसमें कि इन्होंने इंक्लूड किए थे 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनेरा के सेल टाइप से, ठीक है। अगर हम इनका सेल टाइप देखें, यानी कि किस टाइप का इनका सेल था, तो मोनेरा जो थे ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक थे। तो प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है? प्रोकैरियोटिक को आप कैसे याद रखोगे? प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ पुराने, ठीक है, यानी कि पुराने। कैरियोटिक इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, तो यानी कि जिनका जो न्यूक्लियस है एक्चुअल में इनका न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक यानी कि इस तरह के पुराने सेल्स जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि इनका जो, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जब भी आप देखोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, एक सेल होता है, सेल में यहाँ पे क्या होता है? मेनली न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? आपका डीएनए, जिसे कि हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। लेकिन ये तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवलप्ड ही नहीं है, यानी कि वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो ऐसे सेल्स क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रो यानी कि पुराने टाइप के न्यूक्लियस वाले सेल्स, आप ऐसे याद रख सकते हो उसको, ठीक है, कि जिनमें जो न्यूक्लियस होगा वो एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है, बाहर से जो जेनेटिक मटेरियल है वो एकदम नेकेड वे में पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, उसके बाहर कोई भी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसलिए मोनेरा वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनका जो सेल टाइप होगा हमेशा पुराने प्रोकैरियोटिक टाइप का रहेगा, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना हमेशा वो थोड़े स्मॉल ही होते हैं साइज में। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है वो मेनली क्या होता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को आप कैसे याद रखोगे? यू का मतलब हुआ न्यू, नए सेल्स, ठीक है, नए न्यूक्लियस, न्यू से आप याद रखोगे। सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि ये सेल होगा और जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवलप रहेगा बाहर से, ठीक है, उसमें एक अच्छा सा न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से पैक रहेगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में उनका जो सेल टाइप होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वन इज फंगी, ठीक है। फंगी में भी जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक ही है, यानी कि इनमें भी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, कि इनमें जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं मोस्टली, मतलब इनमें जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, तो वो सब और यहाँ पे पाए जाते हैं, देखो, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो भी पाए जाएंगे ना, जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो ऐसे बाहर साइटोप्लाज्म में होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी अभी आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ये सब किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जिनमें की जो न्यूक्लियस है वो क्या है? एकदम न्यू है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, फंगी ये सब यूकैरियोटिक है। इसी तरह प्लांटी यानी कि प्लांट्स का भी जो सेल होते हैं वो सब क्या होते हैं? उनके बाहर क्या होगी? उनके जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा न्यूक्लियस। इसी तरह एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है। तो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही जो है वो कैसे है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिनको सेल टाइप जो है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक टाइप का है। अब बात करते हैं और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे भी अब इन्होंने क्लासिफाई करा ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, क्लासिफाई करा अलग अलग किंगडम में। अब जैसे कि मोनेरा थे, तो मोनेरा जो ऑर्गेनिज्म है इनका जो सेल है, तो सेल के बाहर जो सेल वॉल है, सेल के बाहर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल में जो मटेरियल प्रेजेंट है वो है पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड। तो मोनेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है, लेकिन सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। सेल्यूलोज अभी हम आगे देखेंगे किसमें प्रेजेंट रहता है। तो इनका जो सेल वॉल होगी उसमें जो मटेरियल प्रेजेंट रहेगा वो होगा पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड। अब प्रोटिस्टा में क्या होगा? प्रोटिस्टा में ये होगा कि सेल वॉल किसी किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी और किसी किसी में नहीं भी हो सकती है, ठीक है। फंगी की बात करें तो फंगी में जो सेल वॉल होगी वो मोस्टली प्रेजेंट होगी, ठीक है, फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर जो फंगस की जो सेल वॉल होगी, ठीक है, तो ये जो सेल वॉल होगी इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पर काइटिन प्रेजेंट रहेगा। जो मटेरियल प्रेजेंट रहेगा उस सेल वॉल के अंदर, फंगस की सेल वॉल में जो मटेरियल प्रेजेंट रहेगा वो होगा काइटिन, ओके। ऐसे ही प्लांटी की बात करें तो प्लांट्स में तो मोस्टली क्या होता है? प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें प्रेजेंट रहता है सेल्यूलोज, ठीक है। तो उनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पर सेल्यूलोज प्रेजेंट रहेगा। और वहीं एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होगी? सेल वॉल ही एब्सेंट होती है। तो एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ओके। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बोला ना आपको, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस बाहर से जब कवर्ड रहेगा तो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा जिसका नाम होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया। अब अगर बात करें मोनेरा में, तो मोनेरा में तो हमने बता ही दिया आपको कि मोनेरा में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक है, पुराने टाइप के हैं, यानी इनका जो न्यूक्लियस है वो पुराने टाइप का। इसका मतलब ये है कि इनके इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल एब्सेंट है, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ ऐसे ही है, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, बाकी सब में प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोटिस्टा में क्यों प्रेजेंट है? व्हाई इट इज प्रेजेंट? क्योंकि इनके जो
ये जो ऑर्गेनिज्म है सभी यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब ही ये है कि इनके जो न्यूक्लियस होगा उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होगी। तो प्रोटिस्टा में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फंगी में भी प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है। ओके, नाउ कमिंग टू फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्हें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किंगडम्स को क्लासिफाई किया गया, इनकी बॉडी का कैसे ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि मोनेरा तो मेनली सेल्यूलर ही है, यानी कि सेल्यूलर सेल से बनी हुई बॉडी है, ठीक है। प्रोटिस्टा जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्रोटिस्टा मेनली, ठीक है, प्रोटिस्टा के लिए बोला गया कि प्रोटिस्टा मेनली क्या होंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, सिर्फ सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि इनकी पूरी जो सेल बॉडी, पूरी जो इनकी बॉडी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक सेल से बना है, ठीक है। अब बात करते हैं फंगस की। तो फंगस जो है वो कैसी है, मल्टी सेलुलर। फंगस मेनली क्या होगी, मल्टी सेलुलर होगी, इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होगी, और या फिर इनमें जो टिश्यूज हैं वो ऐसे लूज टिश्यूज की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, लूज टिश्यूज रहेंगे, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो किससे बने हैं, प्लांट्स तो टिश्यू और ऑर्गन से बने होते हैं, ठीक है। अब टिश्यू किससे बने होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है, एक टिश्यू को बनाता है, ठीक है। मान लो ये ग्रुप है सेल्स का, बहुत सारा ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप सेल्स का क्या बनाएगा, इसको बोलोगे आप टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो यहाँ पर प्लांट्स में तो टिश्यूज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, होते हैं, और ऑर्गन्स भी होते हैं। इसी तरह एनिमेलिया में भी टिश्यू, ऑर्गन और पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम एनिमेलिया में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है, कैसे अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। तो अगर मोनेरा की बात करें तो मोनेरा जो है, मोनेरा जो ऑर्गेनिजम्स है ये मोस्टली कैसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। अब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, अपना फूड खुद बनाएंगे वो, ठीक है। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कीमोसिंथेटिक और दूसरे हैं फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक तो आपने मेनली सुना होगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है। एक सोर्स ऑफ एनर्जी किसको यूज करेंगे, लाइट को यूज करेंगे अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। और कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए केमिकल्स का यूज करेंगे, केमिकल रिएक्शन का यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे कि उनका फूड बन जाए, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक में मेनली बैक्टीरियाज ही होते हैं इंक्लूड। अच्छा, तो ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक भी है और कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहेंगे, ठीक है, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके अपना फूड ले लेंगे, ठीक है, खुद नहीं बनाएंगे अपना फूड, खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे। ऑटो वाले जो होंगे वो खुद प्रिपेयर करेंगे अपना फूड, ओके। तो हेटेरोट्रॉफिक में भी दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म भी इनमें प्रेजेंट रहेंगे। अब सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड कंज्यूम कर लेते हैं, डेड मैटर से अपना फूड कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की, यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन होगा, जिसपे वो एक तरह से अटैक करके रहेंगे, या तो उसकी बॉडी के बाहर रहेंगे या फिर उसकी बॉडी के इनसाइड रहेंगे, ठीक है। आउटसाइड भी रह सकते हैं, इनसाइड भी रह सकते हैं, ताकि उस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड कंज्यूम कर सके, अपना न्यूट्रिशन लेते रहे। तो उस ऑर्गेनिज्म को हार्म भी पहुंचाते रहेंगे और उससे अपना न्यूट्रिशन भी लेते रहेंगे, ठीक है, अपना फूड भी कंज्यूम करते रहेंगे, चाहे वो उस ऑर्गेनिज्म के बाहर, उसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, या फिर मींस एज अ एक्टोपैरासाइट प्रेजेंट हो, या फिर एज अ एंडोपैरासाइट प्रेजेंट हो। एंडो मतलब इनसाइड रहेंगे, एक्टो मतलब बाहर प्रेजेंट रहेंगे, ओके। तो मोनेरा का जो सबसे मेन एग्जांपल्स हैं वो है बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मेनली किस में आते हैं, मोनेरा किंगडम में प्लेस किए गए हैं। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये भी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफिक में ये मेनली क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है।
मीन्स ये अपना जो भी खाना बनाएंगे, अपना जो भी फूड बनाएंगे, वो मेनली लाइट को ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सनलाइट को ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो ये भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों सकते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में मेनली फोटोसिंथेटिक रहेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स में यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स में क्या क्या आते हैं, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा। तो ये किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंगी की। तो फंगी के अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फंगी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एकदम हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक हमने जैसा कि पढ़ा था, हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगी या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म को ही कंज्यूम करके अपना फूड ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक आ जाएंगे। सैप्रोफिटिक यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर को इससे अपना फूड कंज्यूम करने वाले, पैरासिटिक मतलब किसी होस्ट के ऊपर या उसके बॉडी में रहकर अपने फूड को और अपने न्यूट्रिशन को इनटेक करने वाले। ओके, प्लांटी वाले ऑर्गेनिज्म तो भाई प्लांट्स सभी मोस्टली ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स हमेशा क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स भी कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपना फूड खुद ही बनाएंगे, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और फिर एनिमेलिया, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी क्या है, वो अपना फूड खुद तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड रहती है। तो प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पे, किसी और एनिमल्स पे या किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। तो हेटेरोट्रॉफिक हो जाएंगे मेनली एनिमेलिया। अब एनिमेलिया भी हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक टाइप के हो सकते हैं। तो होलोजोइक का मीनिंग क्या होता है, होलोजोइक का मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना फूड जब वो इनटेक कर रहा है तो पहले वो इंजेक्शन करेगा, फिर उसके बाद उस फूड को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद उसको इजेक्शन कर देगा। इजेक्शन का मतलब अपनी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देगा। तो एक नॉर्मल प्रोसेस जैसे कि एक ह्यूमन बींग्स होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। तो सिर्फ इसमें ह्यूमन बींग्स तो नहीं आते ना, इसमें और एनिमल्स भी आते हैं। तो एनिमेलिया में कुछ एनिमल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सैप्रोफाइटिक वे में अपना न्यूट्रिशन इनटेक कर सकते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे को कंज्यूम करके। ओके, सो इनके एग्जांपल्स में प्लांट्स में जैसे कि हमने ओके, तो फंगस के एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो फंगस में आपका ईस्ट आ जाता है, ईस्ट जो बेकरी वगैरह में यूज होता है। ठीक है, बेकरी आइटम्स में। मशरूम भी आते हैं फंगस में। इसी तरह प्लांट्स में आपके जितने भी ट्रीज, हर्ब, श्रब्स, ठीक है, फर्न्स, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट्स में किंगडम प्लेंटी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। और किंगडम एनिमेलिया में ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूड कर दिए गए हैं, डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स। ओके, so this is all about this 5 kingdom classification that was proposed by R.H. Whitaker in 1969. Now let's understand about kingdom Monera. So kingdom Monera की अगर बात करें तो kingdom Monera में के जो सोल मेंबर्स हैं that are बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया ही ऐसे इंडिविजुअल मेंबर्स हैं जो कि किंगडम मोनेरा को मेनली ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है, सो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो हमने बैक्टीरिया को देखा होगा कि बैक्टीरिया के बारे में सुना है आपने कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये ऐसे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट हैं। ठीक है, जहां पर कि कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई और लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव नहीं कर सकती, तो ये ऐसे हैबिटेट में या फिर ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो मेनली अगर इनका हैबिटेट देखें तो मेनली ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, स्नो में, डेजर्ट्स एंड डीप ओशियंस में। ठीक है, सो ये ऐसे पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर आप इफ़ यू टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल तो आपको उसमें कम से कम 100 ऑफ बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। ठीक है, सो ऑल्सो दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, दो देयर वास्ट मेजॉरिटी आर हेटेरोट्रॉफ्स। सो फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो बिकॉज ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी है और साथ में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी है। तो फोटोसिंथेटिक का मीनिंग ये हुआ कि अपना फूड बनाने के लिए लाइट को यूज कर लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर कीमोसिंथेटिक की बात करें, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर लेते हैं। और इनके बारे में क्या है कि ये
इनकी जो वास्ट मेजॉरिटी यानी कि ज्यादातर इनकी मेजॉरिटी क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है, मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। अब थर्ड पॉइंट इज बैक्टीरियाज जो भी हैं इन्हें ग्रुप करा गया 4 कैटेगरीज में। सो मेनली 4 कैटेगरीज में बैक्टीरियाज को ग्रुप करा गया है अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनके शेप के बेसिस पे। सो फर्स्ट आते हैं आपके स्फेरिकल शेप के, जिन्हें कि आप इनको प्लूरल वर्जन में आप प्लूरली इन्हें बोलेंगे कोकाई, वैसे इन्हें बोलते हैं सिंगुलर वर्ड इनके लिए होता है कोकस। सेकेंड हियर इज रॉड शेप्ड बेसिलाई। सो बेसिली और बेसिलाई, ठीक है, रॉड शेप्ड होते हैं ये, और एक सिंगुलर बैक्टीरिया को, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बोलेंगे बेसिलस अगर वो सिंगुलर होगा। इसी तरह अब आते हैं स्पाइरल शेप वाले, जिन्हें की बोला जाता है स्पाइरेला, ठीक है, और एक सिंगुलर स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया को हम बोलेंगे स्पाइरुलम। इसी तरह फोर्थ वन इज विब्रियो। विब्रियो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है, कॉमा शेप के होते हैं। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। सो अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया ही है। सो एनसीईआरटी में बैक्टीरिया की 2 टाइप्स को इंक्लूड किया गया है, वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड द अदर वन इज यू बैक्टीरिया। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट आर्की बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एक तरह के स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि ज्यादातर कहाँ रहते हैं, मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं, यानी कि काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट ये 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि जैसे से हैबिटेट में रहते हैं। तो जैसे कि जो भी सॉल्टी एरियाज में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया होंगे वो कहलाएंगे आपके हेलोफाइल्स, ठीक है। अब जो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर जाएंगे उनका नेम होगा थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो मार्शी एरियाज यानी कि वो एरिया जो कि ज्यादातर वेट एरिया होता है, ठीक है, ज्यादातर वो वाटर से कवर्ड रहता है वो एरिया, तो वहां पर रहने वाले जो आर्की बैक्टीरिया होंगे वो कहलाएंगे मिथेनोजेंस। सो मिथेनोजेंस की एक और स्पेशलिटी ये भी है कि ये गट में प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स की। तो रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स आर ऑल ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि काउ, बफेलो, शीप, गोट, ठीक है। तो ये उनके गट मीन्स उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये फिर उन्हें हेल्प करते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम देयर डंग। तो उनसे जो भी वो डंग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस डंग से बायोगैस का प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। बायोगैस जो है, बायोगैस एक तरह की इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली गैस है जो कि कब प्रोड्यूस होती है, जब इस डंग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, और बायोगैस जो है एक ऐसी गैस है जो कि हीट प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी में ये काफी इसका यूज है, ठीक है। और इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो काफी डिस्टिंक्ट होता है, इस वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में या एक्सट्रीम कंडीशंस में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी रिजिड होती है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर ये मोटाइल होंगे, मोटाइल का मतलब ये होता है कि अगर ये मूवमेंट वाले होंगे, मूवमेंट करने वाले बैक्टीरिया होंगे, तो इनके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरिया, तो ये फ्लैजिलम इज लाइक अ टेल जो कि इन्हें बैक्टीरियाज को मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर ये मोटाइल होंगे यानी कि मूवमेंट करने वाले बैक्टीरिया होंगे तो इनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट रहेगा। सो नाउ अंडरस्टैंड अबाउट यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो मेनली यू बैक्टीरिया 2 टाइप्स के हो गए, एक तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसे कि हमने पढ़ा था वो बैक्टीरिया जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। अब वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, लाइट को एज अ सोर्स ऑफ, सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। ओके, सो इनका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। अब इनकी एक स्पेशलिटी है कि इनमें इट कंटेन्स क्लोरोफिल ए। इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल ए जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से
क्लोरोफिल ए की वजह से ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं, इसीलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में ये आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नेम से भी जानते हैं। अच्छा, और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाले होते हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यानी कि कॉलोनीज बनाकर भी रहेंगे, ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज बना के भी रहेंगे, ठीक है, कॉलोनीज में भी रह सकते हैं ये। या फिर ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है फिलामेंटस का, ठीक है। ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है नॉस्टॉक, तो ये नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि फिलामेंटस फॉर्म में है। और ये मराइन भी हो सकते हैं, मराइन यानी कि जो कि सॉल्टी वाटर बॉडीज, जैसे कि आपका सी हो गया, ओशियन हो गया, तो ये मराइन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं, यानी कि लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं इनके कुछ कुछ स्पीशीज। सो ये हो गया साइनोबैक्टीरिया के बारे में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि कॉलोनीज वर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, इनकी जो भी जैसे ये कॉलोनीज इन्होंने बना ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक जगह एग्रीगेट होकर कॉलोनीज बना ली, तो इनकी जो पूरी कॉलोनीज होंगी वो किससे सराउंडेड होंगी, एक जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होंगी, ठीक है, बाहर से जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होंगी। और इट फॉर्म्स एल्गल ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया है, अब ये क्या करते हैं कि जो भी वाटर बॉडीज, जैसे मान लो कोई रिवर है या फिर कोई ओशियन है या फिर कोई सी है या लेक है, अगर ये पोल्यूटेड है तो जहां पर भी पोल्यूशन होगा वहां पे क्या करेंगे, वहां पर ये जो होंगी ये अपनी एल्गल ब्लूम्स बना लेंगी, यानी कि पूरा का पूरा उस एरिया को ये ऑक्यूपाई कर लेंगी अपने एल्गी से, ठीक है, पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगी। और एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, एल्गल ब्लूम्स एक्चुअली हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए। क्यों हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जब ये पूरा कवर कर लेंगी उस पोल्यूटेड, बिकॉज वो एरिया पोल्यूट हुआ है, इसकी वजह से ये कवर कर रही है उसको, तो ये क्या करेंगी, जो भी ऑक्सीजन होगी एटमॉस्फेयर की उसे ये खुद ही कंज्यूम कर लेंगी, ठीक है। और जो उस वाटर बॉडी के नीचे जो भी प्लांट्स होंगे उन तक तो वो ऑक्सीजन वैसे भी नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज ये कंज्यूम करती जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्या करेंगी कि जो भी सनलाइट होगी, ठीक है, सनलाइट को भी वहीं पर कैप्चर कर लेंगे, उसे नीचे एक्वेटिक प्लांट्स तक या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल लाइफ है वहां तक सनलाइट को पहुंचने ही नहीं देगी, ठीक है, उसको उसका जो रूट है उसे ब्लॉक कर देगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हार्मफुल हो जाती है जो भी एक्वेटिक लाइफ है नीचे उनके लिए, मेनली एक्वेटिक प्लांट्स के लिए, क्योंकि इनकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, बिकॉज ये सनलाइट को पहले ही कैप्चर कर लेती है या फिर उसे वहीं पर ब्लॉक कर देती है। सो अनदर वन कैरेक्टरिस्टिक हियर इज कि कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन हेट्रोसिस्ट, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अपने हेट्रोसिस्ट में फिक्स कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारा क्या है, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक भी एक साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये आप देख रहे हो, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ठीक है, इसका एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो इसके सेल्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इनके हर बीच बीच में इनके सेल्स में क्या है, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइप की जो ये दिख रहे हैं आपको ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, हेट्रोसिस्ट है। तो ये क्या करते हैं, हेट्रोसिस्ट में क्या करते हैं, अपना नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, फिक्स कर देते हैं। और एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक और ये भी है कि जैसे कि फिलामेंटस बैक्टीरिया है तो ये बाहर से कैसे कवर्ड रहेगा, ठीक है, बाहर से इसके बाहर क्या है, म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड रहेगा, कॉलोनीज वाले जिलेटिनस शीट से कवर्ड रहते हैं, और जो भी फिलामेंट के फॉर्म में है ये म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड रहते हैं। म्यूसिलेजिनस शीट जो होती है वो एक स्टिकी उनका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, स्टिकी टाइप का होता है, ग्लू टाइप का होता है, ठीक है, तो ये ऐसा होता है। अच्छा, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी का, दैट इज एनाबिना। तो नॉस्टॉक और एनाबिना जो है इनके एग्जाम्पल्स में आ गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया, दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया, वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेंगी, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती है। अब वो कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन को, सो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि आपके नाइट्रेट हो गए, नाइट्राइट हो गए, अमोनिया हो गए, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, उनसे जो भी एनर्जी यूज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही यूज कर लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये उसे यूज कर लेते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है।
सो ये इस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का एक तरह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके। ओके, अच्छा, दूसरा इनका रोल ये भी है कि ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में भी बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। तो ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, नाइट्रोसोमोनास, साइनोबैक्टीरियाज भी आते हैं इनमें, ठीक है, और आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। सो दीज कम्स अंडर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ यूबैक्टीरिया इज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये सबसे ज्यादा एबंडेंट होते हैं नेचर में, यानी कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही पाए जाएंगे नेचर में, ठीक है। और इनकी जो मेजॉरिटी है मेनली वो क्या है, डिकम्पोजर्स है। तो डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये किसी भी मैटर को, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद तब जाके अपना न्यूट्रिशन मतलब इस तरीके से लेते हैं। तो इसीलिए इन्हें हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा गया है, ठीक है। तो ये डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म से। अच्छा, इनके यूजेस क्या क्या है, इनके कुछ यूजेस भी हैं, मतलब ह्यूमन लाइफ में ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है और कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को कहीं ना कहीं हार्म भी पहुंचा रहे हैं। तो पहले हम इनके यूजेस देख लेते हैं, या फिर ये कैसे हेल्प कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। पहला इनका यूज ये है कि ये हेल्प करते हैं कर्ड बनाने में फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में। जैसे कि लैक्टोबैसिलस इसका एक एग्जांपल है, जो कि क्या करते हैं, आपका कन्वर्ट करते हैं मिल्क को कर्ड में, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसी तरह सेकेंड यूज इनका यह है कि बहुत सी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करने में भी हेल्पफुल होते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स फिर आपकी मेडिसिन में यूज होती हैं। थर्ड इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को इन द लेग्यूमिनस रूट्स, यानी कि जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके रूट्स में भी ये नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। अब इनके कुछ इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है ह्यूमन लाइफ में, वो ये है कि ये डिजीज कॉजिंग, कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। और वो कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं ये, जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। तो ये इस तरह की डिजीजेस भी स्प्रेड करने वाले बैक्टीरियाज की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्रोबैक्टीरियम, इस्चीरिया एंड राइजोबियम, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल्स में आ गए। अब बैक्टीरियाज के बारे में एक और इनकी बैक्टीरिया की अगर हम ओवरऑल देखें तो बैक्टीरिया की एक कैरेक्टरिस्टिक ये दिखाई गई है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में। सो रिप्रोडक्शन इसमें 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, बाय फिजन। फिजन का मतलब होता है फिजन, यानी कि बाइनरी फिजन, एक तरह से जब 2 पार्ट्स में किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 पार्ट्स में से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये फिजन के थ्रू भी बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, मीन्स इनमें डीएनए जो है वो ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, डीएनए ट्रांसफर करके ये इस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा, ओके।